बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां वोटिंग से पहले अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। आज गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की रैली है। इसके अलावा सभी पार्टियों के तमाम बड़े नेता बिहार में मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मिथिला की यह पावन धरती, जो मां भगवती जानकी की आत्मा कही जाती है, उन सभी रामद्रोही ताकतों को स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब बिहार में रामराज्य का उदय होने जा रहा है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि भगवान राम हुए ही नहीं। यही कांग्रेस, यही आरजेडी और इनके साथ ही यूपी की समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं। हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है, जिसका भुगतान दिवाली से पहले किया गया। एचआरटीसी ने भी भत्ता जारी किया, पर यह सिर्फ सेवारत कर्मचारियों के लिए है। पेंशनरों के कल्याण संगठन ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए सरकार से सभी पेंशनरों को तुरंत पेंशन जारी करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूलों के छात्र भी पंख पोर्टल से जुड़ सकेंगे, जिससे उन्हें करियर काउंसलिंग के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य छात्रों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार सही करियर विकल्प चुनने में मदद करना है। प्राइवेट स्कूलों को शामिल करने से सभी छात्रों को समान अवसर मिलेंगे और वे विशेषज्ञों से सलाह ले सकेंगे। भर में अमित शाह ने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि 14 नवंबर को उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने एनडीए की एकता पर जोर दिया और सीतामढ़ी अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने का वादा किया। शाह ने राहुल गांधी पर छठ का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए सरकार ने यूपीए से ज्यादा धन बिहार को दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर गुप्त परमाणु परीक्षण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इन गतिविधियों की जानकारी है। ट्रंप के इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में इतने परमाणु हथियार हैं कि इसे 150 बार तबाह किया जा सकता है। उन्होंने रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान द्वारा लगातार परमाणु परीक्षण करने पर चिंता जताई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि दूसरे देश ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के बारे में भी बात की। हाजीपुर के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से देसी कट्टा और हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि आरोपी बाढ़ के बाद से हथियार बना रहे थे और उन्हें पटना में बेचते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। रेलवे ने अक्टूबर महीने में टिकट जांच अभियान के दौरान 2.82 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। यह जुर्माना बिना टिकट और अनियमित टिकट वाले यात्रियों से लिया गया। रेलवे समय समय पर ऐसे अभियान चलाता है ताकि बिना टिकट यात्रा करने वालों पर नियंत्रण रखा जा सके और राजस्व नुकसान को कम किया जा सके। पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट भंग और एफिडेविट विवाद के कारण छात्र आक्रोशित हैं और आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ये फैसले उनके हित में नहीं हैं। विश्वविद्यालय परिसर में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस को सतर्क कर दिया गया है और परिसर में पुलिस बल तैनात है। छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने नेपाल में प्रतिबंध के विरोध का हवाला दिया। याचिकाकर्ता ने सरकार से पोर्नोग्राफी देखने पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का आग्रह किया था, खासकर नाबालिगों के लिए। याचिकाकर्ता ने डिजिटलीकरण के कारण अश्लील सामग्री की आसान उपलब्धता पर चिंता जताई और इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कानून की आवश्यकता बताई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद को बेकसूर बताते हुए रिहा करने की मांग की है। भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को आतंकवादियों की चिंता है और उन्हें भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। शर्मा ने दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान जाकर बसने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पंजाब में धान की कटाई अंतिम चरण में है, लेकिन सरकारी खरीद लक्ष्य से पीछे रहने की आशंका है। अब तक 127 लाख टन धान की आमद हुई है, जबकि लक्ष्य 174 लाख टन का है। बाढ़ और रोगों के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। बचे हुए क्षेत्रों में फसल ठीक रही तो 145 से 150 लाख टन तक आमद हो सकती है। सरकार किसानों को समय पर भुगतान कर रही है।
ईरान रूस की मदद से 8 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाएगा, जिसका उद्देश्य स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है। ईरानी राष्ट्रपति ने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम और परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। ये संयंत्र ईरान को परमाणु ऊर्जा से 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन बढ़ाने में मदद करेंगे। आज तिगरी गंगा मेला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। लगभग 25 लाख लोगों के आने की संभावना है। आज दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए गंगा किनारे दीपदान किया जाएगा और कल कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान होगा। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। घाटों से लेकर सेक्टरों तक निगरानी बढ़ा दी गई है। लुधियाना शहर में प्रदूषण की वजह से लगातार चौथे दिन धुंध छाई रही। दृश्यता कम होने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार हवा की गति बढ़ने या बारिश होने पर ही धुंध से राहत मिल सकती है। नोएडा के सेक्टर 66 स्थित मार्क अस्पताल में 15 घंटे बाद ऑक्सीजन लाइन में दोबारा ब्लास्ट हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही मानते हुए अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर बिल्डिंग सील कर दी। मरीजों को कैलाश और ओम अस्पताल में शिफ्ट किया गया। सीएमओ ने ऑक्सीजन और फायर ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। रविवार को भी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से ऑक्सीजन लाइन में ब्लास्ट हुआ था। भारतीय किसान मजदूर यूनियन मजैल ने, जिसका खेत उसकी रेत योजना पर सवाल उठाते हुए जालंधर मोगा रोड जाम करने की घोषणा की है। किसानों का आरोप है कि खेतों से रेत निकालने पर पुलिस ने मामले दर्ज किए, जबकि अधिकारियों ने मामले रद्द करने का वादा किया था। संगठन ने पुलिस प्रशासन पर रेत ठेकेदारों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है और मांगें पूरी न होने तक विरोध जारी रखने की बात कही है।